दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पैडागोजी सेक्शन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है क्योंकि कल पेपर है हिंदी का। कल 7 तारीख है, तो कल भी है और 8 को भी है, ठीक ना। तो आप लोग इस पूरा वीडियो को देख कर जाइएगा। छोटी सी वीडियो है, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल कराएंगे। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 है वह सरल होती है, बी है वही एकमात्र माध्यम होती है, और सी कह रहा है उसी में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या होता है, मातृभाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क जो होता है वो क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रत्येक बच्चे की भाषा होती है जटिल, सरल, अपने आप, अपूर्ण, और डी है अपने आप में पूर्ण। देखिए कोई भी बच्चा है उसकी भाषा जो होती है ये अपने आप में पूर्ण होती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई बात कहता है तो आप नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वह क्या होता है, वह पूरा कहता है। लेकिन हम लोग को क्या है, वह लिपि अभी ज्ञान नहीं है बच्चे वाली, तो इसलिए नहीं समझ पाते। वो छोटे रहता है तो अपने ही भाषा में कुछ बोल देता है, गल गोल करके बोल देता है ना, तो समझ पाते हैं नहीं ना क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। भाषा शिक्षक का यह दायित्व है कि वह ऑप्शन नंबर 1 बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए, बी है बच्चों को मातृभाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराए, और सी है बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए, और डी है बच्चों को अनिवार्यतः लिखित कार्य दे। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, बच्चों के घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाए, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यालय आने से पहले ऑप्शन नंबर ए बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ होती है, बी है बच्चों के पास अपनी भाषा के व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, सी है बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में पूर्णतः दक्ष होते हैं, और डी है बच्चे अपनी भाषा के प्रयोग में अत्यंत कमज़ोर होते हैं। तो देखिए जो बच्चे होते हैं अपनी भाषा में क्या होता है, पूर्णतः निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। 6 वर्षीय तुलिया बातचीत करते समय कभी कभी अपने मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, यह किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है तुलिया को भाषा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, गलत। बी है उसका शब्द भंडार बहुत कम है, सी है वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, चौथा है उसे केवल अपनी भाषा ही पसंद है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या होगा, वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 6। इनमें से कौन सी बीमारी भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो डिसलेक्सिया ये तो है, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया ये तीनों है, लेकिन अवसाद जो है यह भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। नहीं अवसाद है, सॉरी अवसाद है, ठीक ना। डिस्कैल्कुलिया जो है यह कोई शब्द नहीं है, यह भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, अनिशा श्यामपट्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने के लिए बार बार खड़ी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है हो सकता है कि वह उसकी शैतानी, यह क्या है उसकी शैतानी हो, बी है कक्षा में उसका मन न लग रहा हो, और सी है हो सकता है कि कक्षा के अन्य छात्रों की तुलना में उसकी लंबाई कम हो, और डी कह रहा है दृष्टि संबंधित विकार या लंबाई दोनों समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों हो सकता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से भाषा शिक्षक के रूप में सबसे पहली चुनौती क्या होगी, क्या है, ठीक ना।
तो ऑप्शन नंबर 1 है बहुभाषिक कक्षा में एक भाषा के माध्यम से पढ़ना। बी है बच्चों को भाषा का महत्व देना बताना। सी है बच्चों को व्याकरण सिखाना। और डी है बच्चों को बिना डांटे पढ़ाना। तो देखिए बहुभाषिक कक्षा में एक भाषा के माध्यम से पढ़ाना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बेहतर होगा। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मान लीजिए आपकी कक्षा में किसी छात्र का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाता है। इस परिस्थिति में एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उसे घर भेज देंगे, गलत बात, नहीं भेजेंगे। बी है उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, ये भी जरूरी नहीं है अभी। सी कहेंगे उसे आराम करने की सलाह देंगे, ये भी नहीं। और डी है उसे प्राथमिक उपचार प्रदान करते हुए चिकित्सक के पास ले जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के द्वारा छात्रों की वर्तनी संबंधित त्रुटियां का पता लगाया जा सकता है या जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है निरीक्षण, बी है साक्षात्कार, और सी है परीक्षण, और डी है संचित अभिलेख। तो बताइए। तो देखिए इसमें परीक्षण सबसे जरूरी है, परीक्षण करेंगे तभी त्रुटि का पता लगेगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निदानात्मक शिक्षण की किस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी की व्यक्तिगत योग्यताओं का लिखित ब्यौरा तैयार किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षण, बी है निरीक्षण, सी है संचित अभिलेख, और डी है साक्षात्कार। तो देखिए निदानात्मक जो शिक्षण होता है इसमें संचित अभिलेख का ब्यौरा लिखा होता है, तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। बी है बातचीत का योग बनाना, सी है अभिव्यक्ति में स्पष्टता, और सी है स्वर वाचन के योग्य बनाना। तो देखिए श्रवण प्रक्रिया द्वारा अर्थ ग्रहण करना सबसे बेहतर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। इनमें से किस विधि के माध्यम से अध्यापक यह जांचता है कि छात्र ने सुने हुए विषय को ग्रहण किया या नहीं? ऑप्शन नंबर 1 है विषय संबंधित प्रश्न पूछकर, बी है विषय को दोहराकर, सी है लिखित परीक्षा करवाकर, और डी है विषय संबंधित गृह कार्य देकर। तो देखिए यह जो विषय संबंधित प्रश्न पूछ करके छात्र से पूछेगा तो शिक्षक को पता चलेगा कि वह इस अभ्यास को या जो भी पढ़ाया उसको आया है समझ में कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, रेडियो तथा टेलीविज़न द्वारा किस कौशल को विकसित किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है पठन कौशल, बी है लेखन कौशल, सी है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और डी है श्रवण कौशल। तो देखिए श्रवण कौशल होगा, श्रवण कौशल द्वारा पठन को विकसित करना सबसे आसान होता है। टेलीविज़न तथा रेडियो द्वारा किस कौशल को विकसित किया जाएगा? तो श्रवण कौशल के द्वारा, ठीक ना, सुन करके। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ 10 तारीख से यूपी टेट की क्लास चलेगी, आप लोग उसको देखना ना भूलें, क्योंकि यूपी टेट में एकदम जैसे ऐप में पढ़ाया जाता है उसी प्रकार हम यूट्यूब में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे, जिससे यूपी टेट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो रखते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।